राम नाम रस पीवन हारा, राम नाम रस पीवन हारा, राम नाम रस दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मेरा शीर्षक है शादी से पहले जरूर देखें बरवधू की खुशहाली या उनकी बदहाली, तभी करें शादी। बस एक बात बता रहा हूँ कि शादी से पहले हमें क्या देखना चाहिए। इतना अवश्य कहूँगा कि जो कन्या के माता पिता होते हैं वह तो पंडित जी से अच्छा दिन तिथि निकलवा लेते हैं और पुत्री की शादी कर लेते हैं, लेकिन जानते हैं इससे भी अधिक उनकी चिंता यह सताए रहती है कि पता नहीं शादी के बाद बेटी का भविष्य कैसा होगा, उनका दामाद क्या करेगा, दोनों की दाम्पत्य जीवन में पटरी बैठेगी या नहीं, कहीं तलाक न हो जाए, कहीं दामाद मारपीट तो नहीं करेगा, क्या दामाद जी व्यवसाय करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर नौकरी करेंगे, दोनों दीर्घायु होंगे या नहीं, कहीं दोनों को कोई बीमारी न हो जाए, संतानें होंगी या नहीं। यह सब चिंता कन्या के माता पिता को हमेशा सताए रहती है, जो वे मन ही मन सोचकर परेशान रहते हैं, परंतु किसी को कुछ बताते नहीं। तो इस एपिसोड में मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर विवाह से पूर्व इन्हें मिलाकर शादी की जाए तो निश्चय ही बरवधू की शादी सुखद और आनंददायक होंगी और दोनों मज़े में रहेंगे, बेहतर जीवन जिएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ सामान्य बातें। देखिए, लड़की की शादी सम वर्षों में और लड़के की शादी विषम वर्षों में करना शुभ माना गया है। इसके विपरीत वर्षों में शादी करने से शोक, दुख और रोग होते हैं। लड़की की शादी उसके जन्म नक्षत्र में नहीं करना चाहिए, किंतु वर की शादी उसके जन्म नक्षत्र में किया जा सकता है। सबसे बड़ा लड़का हो अथवा सबसे बड़ी लड़की हो तो उसकी शादी उसके जन्म मास, जन्म नक्षत्र और जन्म तिथि में नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि दूसरा, तीसरा आदि अन्य संतानें, चाहे लड़का हो या लड़की, तो कोई दोष नहीं होता है। यदि लड़का लड़की दोनों में से पहले भले ही लड़का बड़ा हो तो भी पहले लड़की की शादी करने के बाद लड़के की शादी करनी चाहिए। इसे सदा शुभ माना गया है। लड़की का विवाह करके उसके 4 दिन के भीतर लड़के की शादी नहीं करनी चाहिए। पुत्र के विवाह होने के उपरांत 6 महीने के भीतर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। यदि वर या कन्या का वागदान यानी वचनदान या विवाह से पहले का रस्म हो चुका हो और वर या कन्या के कुल में 3 पीढ़ी के अंदर किसी की मृत्यु हो जाए तो 1 माह के बाद अशौच की शांति करवाकर विवाह किया जा सकता है। 2 सहोदर भाइयों के साथ 2 सहोदर कन्याओं का विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। 6 महीने के भीतर 3 शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसे चित्रमंगल कहा जाता है, यानी विवाह, उपनयन आदि 3 कार्य वर्जित हैं, परंतु गर्भाधान, नामकरण संस्कार, गोद भराई रस्म आदि 3 कार्य किया जा सकता है। 2 सहोदर भाइयों की शादी 1 वर्ष के भीतर कदापि नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि दोनों की माताएं अलग अलग हों तो विवाह किया जा सकता है। शास्त्र कहता है कि यदि इन 6 माह के भीतर संवत्सर बदल जाए तो 1 वर्ष के भीतर 2 सहोदरों का विवाह किया जा सकता है। गंडांत योग में शादी करना वर्जित है। कहा गया है, यात्रायां जननी तथा परिणय त्याज्य सदा सूरभि विवाहो दौ भवेत मृत्यु, यानी यात्रा, जन्म में तथा विवाह में गंडांत वर्जित है। इसका फल मृत्यु होना बताया गया है। गंडांत का अर्थ होता है जहाँ एक साथ राशि और नक्षत्र दोनों समाप्त होते हैं। पिता के गोत्र और नाना के गोत्र वाली कन्या का विवाह भिन्न गोत्र में करना चाहिए। यदि वर कन्या का गोत्र तथा प्रवर एक हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समान गोत्र तथा समान प्रवर में शादी करने से संकर दोष लग जाता है।
दो सहोदर भाई अथवा दो सहोदर बहनों का एक लग्न में विवाह नहीं करना चाहिए। मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियों पर जब सूर्य हो तो विवाह करना शुभ माना गया है। चैत्र मास में सूर्य मीन राशि पर हो तो विवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह चातुर्मास होते हैं, अर्थात हरिशयन की अवधि होती है। मृगशिरा, हस्त, मूल, अनुराधा, मघा, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद्र, उत्तरा साढ़, उत्तरा फाल्गुनी और स्वाति नक्षत्र में तथा शुभ दिनों में खासकर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन दिनों में तथा रिक्ता तिथि यानी चौथी, नवमी, चतुर्दशी एवं अष्टमी, पूर्णमासी तथा अमावस्या को छोड़कर विवाह करना श्रेष्ठ माना गया है। परंतु शनिवार के दिन रक्ता तिथि के बारे में मुनियों ने बताया है कि शनैश्चर दीने प्राप्ते यदि रिक्ता तिथिर भवेत तस्मिन्वी विवाहिता कन्या पति संपत्ति वर्धनी। शनिवार के दिन रिक्ता तिथि हो और उसमें कन्या का विवाह किया जाए तो पति की संपत्ति की वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि शनिवार के दिन रिक्ता तिथि होने से सिद्धा तिथि हो जाती है और वह सब दोषों का नाश करती है। एक बात और, उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र का प्रथम चरण अभिजीत नक्षत्र होने के कारण वर्जित करना चाहिए। मूल और मघा, इस नक्षत्र को विवाह में ग्रहण किया गया है, परंतु शास्त्र का कहना है कि मघायाः प्रथमे पादे मूलस्य प्रथमे तथा रेवत्याश्च चतुर्थांशे विवाह प्राणनाशन। यानी कि मघा, मूल और रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में विवाह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रथम चरण में शादी करने से मृत्यु होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र में माता सीता की शादी हुई थी, परंतु उन्हें कभी सुख नहीं मिला। सभी जानते हैं कि दुख के बादलों में घिरी रही, परंतु महर्षि वाल्मीकि ने इस नक्षत्र को अच्छा बतलाया है। पुष्य नक्षत्र में भी विवाह वर्जित है, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा से यह नक्षत्र श्रापित है। विवाह को छोड़कर शेष सभी कार्यों में पुष्य नक्षत्र ग्राह्य है। पुष्य नक्षत्र के बारे में मुनियों ने बताया है कि कीर्तितो मुनिभिः सर्वैः पुष्यः सर्वार्थ साधकः इति सत्यपि चोद्वाहे निंदितः सर्वदा बुधये। यानी यह नक्षत्र सब कामों को सिद्ध करने वाला है, लेकिन विवाह में मात्र वर्जित है। मूल नक्षत्र को यद्यपि निंदित कहा गया है, परंतु माता देवकी की शादी वसुदेव जी से इसी नक्षत्र में हुई थी और दुनिया जानती है कि संसार को मंगल करने वाले प्रभु श्री कृष्ण को उन्होंने ही जन्म दिया था। मघा नक्षत्र की बात की जाए तो इसके स्वामी पीतर हैं और विवाह में पितृकर्म वर्जित है। तथापि हम यह जानते हैं कि इसी मघा नक्षत्र में दक्ष प्रजापति की कन्या की शादी हुई थी और कश्यप प्रजापति से सभी प्रकार के मंगल और आनंद प्राप्त हुए थे। मिथुन, कन्या, तुला और धनु के नवांश में विवाह करने से कन्या उत्तम आचरण वाली और पतिव्रता होती है। यदि रविवार को द्वितीया तिथि और शतभिषा नक्षत्र में जन्म हो या मंगलवार को सप्तमी तिथि हो और अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हो, अथवा शनिवार को द्वादशी तिथि हो और कृतिका या विशाखा नक्षत्र में जन्म हो, या जन्म कुंडली में पंचम स्थान में सूर्य शनि हो तथा लग्न में सूर्य मंगल हो, तो इन तिथि, बार, नक्षत्र और ग्रहों के संयोग में जिस कन्या या वर का जन्म होता है वह विषकन्या एवं पुरुष होते हैं। इस योग में व्यक्ति भाग्यहीन, धनहीन, शोक से पीड़ित और संतानहीन होते हैं। ऐसी कन्या को चाहिए कि सावित्री व्रत रखें, अश्वत्थ आदि विवाह करके ऐसे वर से शादी करें जिनकी जन्म कुंडली में चिरायु वाले ग्रह हों या वर की कुंडली में मांगलिक दोष अधिक से अधिक दिखता हो। कहा जाता है कि कन्या के जन्म लग्न या चंद्र लग्न से सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हो और खासकर गुरु की सप्तम या सप्तमेश पर दृष्टि पड़ती हो तो यह दोष दूर हो जाता है। इसी तरह मांगलिक योग का विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली से 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में मंगल रहने से मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है।
यदि कन्या की कुंडली में ऐसा हो तो वर की कुंडली में भी मंगल या शनि या अन्य पाप ग्रह के साथ 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में ये ग्रह होने चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि या पाप ग्रहों की दृष्टि होने पर, मंगल शनि की युति इन घरों में होने पर मांगलिक दोष समाप्त हो जाते हैं। या फिर शादी करनी ही हो तो मंगल दोष का परिहार कर लेना चाहिए। गुरु और सूर्य की शुद्धि की बात की जाए तो गर्ग मुनि का कहना है कि विवाह में कन्या का गुरु और वर का सूर्य बल देखना जरूरी है। दोनों का चंद्र बल लेना चाहिए। यदि कन्या की कुंडली में गुरु 1, 3, 6 तथा 10वें स्थान में हो तो गुरु की पूजा अर्चना करने से गुरु शुभ फलदायक हो जाते हैं। यदि कन्या की कुंडली में 1, 3, 4, 6, 8, 10 और 12वें स्थान में गुरु हो तो पति के लिए अनिष्टकारी होता है। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि भले ही कन्या की कुंडली में 3, 4, 8, 10 और 12वें स्थान में गुरु हो और 2, 5, 7, 9 और 11वें स्थान में बैठे ग्रहों से विद हों तो गुरु सुफल प्रदान करते हैं। फिर भी मेरा मानना है कि इन स्थानों में यदि कन्या की कुंडली में गुरु बैठे हों तो शादी के पूर्व स्वर्ण रहित पित्त वस्त्र का दान अवश्य करें और गुरु की पूजा आराधना व्रत आदि शादी के बाद भी अवश्य करती रहें। गुरु यदि 4, 8 और 12वें स्थानों में भी उच्च का होकर स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर बैठे हों तो यह अनिष्ट नहीं करते, शुभ फल प्रदाता बन जाते हैं। वर की कुंडली में 3, 6, 10 और 11वें घर में सूर्य बैठा हो तो शुद्ध होता है। 1, 2, 5, 7 और 9वें घर में सूर्य हो तो सूर्य की पूजा अर्चना करने से सूर्य शुभ हो जाता है। लेकिन 4, 8 और 12वें स्थान में सूर्य हो तो वर के लिए अनिष्टकारी होता है। इसके लिए मेरा मानना है कि ऐसे वरों को शादी से पूर्व गोदान अवश्य करवा लेना चाहिए। इसमें कतई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसा करने से शादी दृढ़ होती है और वे दीर्घायु प्राप्त करते हैं। शादी के उपरांत भी उन्हें चाहिए कि सूर्य की पूजा आराधना, जलाभिषेक और एकादशी व्रत करते रहें। कहा गया है कि गोचर में कर्क, धनु या मीन राशि पर गुरु अशुभ भी हो तो विवाह, उपनयन, मुंडन अति शुभ कार्यों में अति शुभ फल ही प्रदान करेंगे। इसी भांति यदि गोचर में सूर्य अशुभ स्थान में हो तो संक्रांति से 13 दिन छोड़कर विवाह करना शुभ फलदायक होता है। इस प्रकार शास्त्रों की अधिकाधिक तथ्यों को देखा जाए तो लड़का लड़की की शादी हो ही नहीं सकती। इतने सूत्र एवं तथ्य हैं कि उनको मिलाया जाए तो ना वैसा वर मिलेगा और न वैसी कन्या मिलेगी। तथापि वर कन्या की कुंडली मिलान करते हुए जो कुछ तथ्य बताए गए हैं प्रथम दृष्टया निश्चय ही मिला लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे एक बूंद गंगाजल पवित्र बना देती है अपवित्र स्थान को, इसी तरह अधिक से अधिक गुण की सुविधा मिलने पर कोई गुण 100 दोषों का नाश कर देता है। मेरा अगला वीडियो शादी करने से पहले कुछ और भी तथ्यों को संकलित करके प्रस्तुत होगा। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।